क्या हालचाल है मेरे नन्हे मुन्ने परिंदे। उम्मीद है कि जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो क्लास 9वीं के बच्चे आप लोग का अभ्यास 1 का प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है बच्चे, तो संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 हल करने से पहले आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर इस अभ्यास में या मैथ में कोई भी चैप्टर का किसी प्रश्नावली का प्रश्न अगर आप पढ़े हैं और उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा है या आप पढ़े ही नहीं हैं, तो पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए रहे हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इसकी पूरी की पूरी गारंटी लेता हूं मेरे बच्चे, पूरी की पूरी गारंटी लेता हूं कि एक बार में, पहली बार में आपको सिखा दूंगा। पूरे के पूरे मैथ को सिखाने की गारंटी है। लेकिन हाँ, मेरे साथ आपको एकदम कंसंट्रेट होके वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अभ्यास 1.1। क्या बोल रहा है बच्चे कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य या असत्य कथन को छांट कर बताइए और कारण क्या है ये भी बताना है। यानी कि जो कथन यहाँ पर लिखा गया है, जो यहाँ पर प्रश्न का जो मतलब जो यहाँ पर इबारती रूप में कुछ कहानी लिखा गया है, यह कहानी सत्य है कि असत्य है, ये आपको बताना है छाट कर। और सत्य है तो क्या कारण है और असत्य है तो क्या कारण है। तो देखो बच्चे, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सभी के सभी अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होगी? हाँ बच्चे, होगी। कारण क्या है? देखो, जो वास्तविक संख्या होती है ना बच्चे, जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या हमारे दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या के दो पुत्र हो गए, परिमेय और अपरिमेय। इसके दो पुत्र या दो भाग बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसके दो भाग हो गए हैं, परिमेय और अपरिमेय। यानी कि परिमेय जितने होंगे सभी के सभी मिलेंगे तो आप सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हो और सभी अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोल सकते हो। मेरी एक छोटी सी कहानी याद रखना, अगर कोई हेडिंग है, हेडिंग के जितने भाग होंगे वह भाग इसके अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हेडिंग सबके भागों में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। यानी कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकती है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है, लेकिन सभी अपरिमेय वास्तविक में जाएगा, सभी परिमेय भी वास्तविक में जाएगा। यानी कि जो भाग होते हैं, वो जो पुत्र होते हैं पापा में जाएंगे, लेकिन पापा कभी पुत्र में नहीं आते हैं। यानी कि हेडिंग कभी ये वाला प्रकार में नहीं आता है, प्रकार हेडिंग में भले ही चला जाएगा। यानी ये इसके प्रकार हो सकते हैं, लेकिन ये वाला इसका प्रकार नहीं होगा। तो आपसे क्या बोला है, अपरिमेय वास्तविक संख्या है, तो हाँ भाई अपरिमेय वास्तविक हो सकता है, अपरिमेय वास्तविक हो सकता है, वो इसके प्रकार के अंतर्गत आएगा। क्लियर बच्चे? यह कथन जो आपका दिया है यह सत्य है। क्या है भैया? सत्य है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है। जो संख्या रेखा होती है मेरे प्यारे परिंदे, जो संख्या रेखा होती है उसके सभी के सभी बिंदु रूट यम के रूप में होते हैं क्या? अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, नहीं होते हैं तो भी क्यों होते हैं, बताना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रूट के यम के सभी परिमेय संख्या, सभी संख्या रेखा वाले सभी बिंदु होते हैं, सभी वाले होते हैं क्या? जहां पर यम एक प्राकृतिक संख्या है। यम अगर केवल प्राकृतिक संख्या होता तो हो जाता, लेकिन संख्या रेखा के सभी बिंदु की बात कर रहा है, संख्या रेखा के सभी बिंदु की बात कर रहा है जो रूट के यम के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चे संख्या रेखा। ये रेखा हो गया, इसके नीचे लिखेंगे संख्या 1 2 3 4 5, इसके आगे तक दूर तक जाता है, यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, बस यहीं तक में काम हमारा चल जाएगा। ठीक है बच्चे, काम चल जाएगा। ये हो गया संख्या रेखा। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि जितनी संख्या है, क्या इन सभी संख्या को हम रूट के यम के रूप में लिख सकते हैं? भैया इसके इधर तो आप रूट के रूप में लिख सकते हो, लेकिन इसके इधर वाले को रूट में आप नहीं लिख सकते हो। कारण क्या है? ये सभी संख्या माइनस में है, और जब संख्या माइनस में आती है ना, -1 है, तो इसको आप करड़ी में रखोगे तो यह काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। करड़ी में काल्पनिक संख्या को ना केवल कल्पना किया जाता है, रियल में उसको हल करने के लिए आयोटा के फॉर्म में जाता है, जो क्लास 11th में पढ़ना है बच्चे। ठीक है, तो ये इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। सभी संख्या वाले संख्या रेखा के सभी संख्याओं को रूट यम के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। प्लस वाला होता तो लिख लेते, माइनस वाला नहीं लिख पाएंगे, तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? यह कथन हमारा असत्य है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। जितनी वास्तविक संख्या है वह अपरिमेय होता है। लो, प्रश्न आ गया वहीं, जस्ट मैंने बोला ना कि वास्तविक संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक। पहले बात किसकी किया है बच्चे? वास्तविक की। ध्यान से सुनो, अक्सर बच्चे कंफ्यूजन होता है कि सर किसको क्या बोल रहा है। देखो, कंफ्यूजन मत हो। पहले क्या बोला? प्रत्येक वास्तविक। बात किसकी किया है? वास्तविक की। क्या होना चाहिए?
अपर में। क्या होना चाहिए? अपर में। बात क्या है वास्तविक की? होना चाहिए अपर में। तो वास्तविक हमारा अपर में नहीं हो सकता है। सभी के सभी वास्तविक अपर में नहीं हो सकते। मैंने पहले ही बोला था कि हेडिंग जो होता है वह प्रकार में नहीं आ सकता है। तो यह वास्तविक संख्या को पूछ रहा है कि वास्तविक वाला क्या अपर में होगा? तो कतई नहीं। सभी के सभी वास्तविक अपर में नहीं आ जाएंगे। देखो ना, वास्तविक संख्या में 3/2 आता है। 3/2 अपर में कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। 4 हमारा वास्तविक संख्या का अंतर्गत आएगा। 4 कभी अपर में हो सकता है? नहीं हो सकता है बच्चे, कभी नहीं हो सकता है। यानी कि ये भी कथन हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया भैया? असत्य है। कथन नंबर 3 भी हमारा क्या है? असत्य है मेरे प्यारे बच्चे। एकदम आसानी से सब कुछ देख रहे हैं आप लोग ना। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजे मजे में समझ में आ रहा होगा बच्चे। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है हमसे। बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं? जितनी भी धनात्मक संख्या होंगी, जितनी भी दुनिया की धनात्मक संख्या, अगर मैं उनका वर्गमूल निकाल दूं तो क्या वह अपर में आएगा? आगे बोल रहा है कि अपर में आएगा। अगर नहीं आता है, नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो पर में संख्या हो रहा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई ऐसा एग्जाम्पल अपने मन से आप सोच के बताइए जिसका मैं वर्गमूल निकाल दूं तो वह पर में संख्या प्राप्त हो जाए। चलो करते हैं। देखो, सबसे पहले कि आपको सभी धनात्मक संख्याओं या धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपर में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, करड़ी में 4 है। करड़ी में 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 प्राप्त होगा, प्लस माइनस के 2 प्राप्त होगा। ये 2 प्लस लो या माइनस लो, यह एक पर में संख्या प्राप्त होता है। और ये बोल रहा है क्या अपर में? पूर्णांकों का वर्गमूल अपर में होता है, पूछ रहा है वो अपर में होता है, क्वेश्चन मार्क है। तो बोल रहा है कि नहीं, सभी का नहीं होता है, कुछ कुछ का होता है। करड़ी में जैसे 3 हो गया, 3 का वर्गमूल निकाल लेंगे, करड़ी में 3 हो जाएगा। 2 का वर्गमूल निकालेंगे, करड़ी में 2 हो जाएगा। यह अपर में संख्या प्राप्त होंगे। लेकिन सभी का तो नहीं हो सकता ना। प्रश्न सभी का बोल रहा है, ये गलत बोल दिया बच्चे। अब आपसे बोला कि अगर नहीं होता है तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो कि एक पर में संख्या प्राप्त हो। 4 है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चे, 2 प्राप्त होगा, एक पर में संख्या है। करड़ी में 9 ले लो, इसका भी वर्गमूल प्लस माइनस 3 मिलेगा, ये भी पर में संख्या है। 16 ले लो। सभी के सभी संख्या आपके ऐसे उदाहरण हैं जिनका आप वर्गमूल ज्ञात करोगे बच्चे तो वह एक पर में प्राप्त हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपका यहीं पे खत्म हो गया, बस ऐसे लिख दीजिएगा। बस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न सब है, आसान आसान, बस देख के हल करो। वैसे प्रश्न नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है बच्चे। प्रश्न नंबर 3 थोड़ा ठीक दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। करड़ी में 5 हो, करड़ी में 2 हो, करड़ी में 3 हो, या फिर कोई भी संख्या अपर में संख्या करड़ी में दे दे, या फिर पर में संख्या भी करड़ी में दे दे और पूछे कि उसको संख्या रेखा पर आप किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाइएगा। एक बनाइएगा रेखा, रेखा बनाने के बाद इसके नीचे लिखिएगा संख्या, जिसको बोल देंगे संख्या रेखा। 0 1 2 3 4 5 6 तक रहने देते हैं। ये जाएगा दूर तक। सबको पता है कि संख्या रेखा दूर तक जाती है बच्चे, लेकिन 6 तक ही हम रहने देते हैं। माइनस के 1, माइनस के 2, इधर भी माइनस में रहने देते, इतना में काम चल जाएगा। हालांकि 0 से हमारा काम हो जाता है, लेकिन माइनस में 1-2 स्टेप बढ़ा लिए हैं। अब हमको सबसे पहले चाहिए क्या? सबसे पहले थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, लग रहा है कि तिरछा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, समझो आप, ठीक है। हमको चाहिए क्या? करड़ी में 5। क्या चाहिए बच्चे? करड़ी में 5 को दिखाना है संख्या रेखा पे। सबसे पहले आप ये सोचो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाले हम तो 5 से कम हो जाए या 5 के पास में रहे। 2 है, या 5 से थोड़ा सा मतलब कम हो जाए तो 2 है। 2 का वर्गमूल जो निकलेगा बच्चे, वह 2 का वर्ग जो होगा वो 4 बनेगा। वर्गमूल नहीं, सॉरी, वर्ग होगा। 2 का वर्ग हमारा 4 होगा, ठीक है। यानी कि आप ऐसे पकड़ सकते हो कि 5 का जब हम वर्गमूल निकाल रहे होंगे तो 5 का वर्गमूल हमारा जो प्राप्त हो रहा होगा वह 2 से थोड़ा सा अधिक हो रहा होगा। क्यों अधिक हो रहा होगा? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। 4 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या जिसका वर्ग 2 प्राप्त होता है, तो 5 का वर्ग 2 से थोड़ा सा अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक। अगर दशमलव में आपको पता भी होगा तो मान लीजिए कि नहीं पता है, क्योंकि जाता है इन्फिनिट तक अपर में संख्या है, तो ठीक है, सटीक किसी को नहीं पता है। लेकिन इस संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सटीक वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके पास वाला जो संख्या वर्ग वाली है वो होती है 2, जिसके पीछे संख्या 4 जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं हम 2। अब 2 के लिए क्या करेंगे? आप ना 0 से 2 कदम इधर बढ़ जाइएगा। 0 से 2 कदम आप इधर बढ़ जाइएगा, 2 कदम इधर बढ़ जाइएगा। 2 कदम इधर बढ़ने के बाद हमेशा एक स्टेप ऊपर जाइएगा, हमेशा एक स्टेप ऊपर, एक कदम खाली 90 अंश का कोण बनाता हुआ यहाँ पर एक कदम या एक इकाई नीचे रेखा खींच देंगे। ये 2 कदम हेने बढ़ा है, एक कदम और ये 2 कदम, 2 कदम के बाद हेने ऊपर एक कदम बढ़ेगा, 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींच करके इसको 0 से मिला देंगे, इसको 0 से मिला देंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। अब आप देख रहे हैं कि ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो आपको
आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लंब क्या है, आधार क्या है। समकोण त्रिभुज में लंब पता हो गया 1, आधार पता हो गया 2, तो ये कर्ण निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो कर्ण के लिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कर्ण AC बराबर, तो AC बराबर क्या होगा बच्चे, तो कर्णी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर आधार कितना है बच्चे, आधार हमारा 2 है, लंब कितना है 1 है। अब इसका कर देंगे वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5, यानी कि कर्ण में 5 प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो हमारा कर्ण मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे वो 5 मिल जाएगा। अब ये कर्ण हमारा जो 5 हो रहा है, थोड़े से ध्यान दो कि 2 तो यहाँ पे आ रहा है, अब 5 का मान 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक का मतलब यहाँ पे कहीं इसके थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। आप ऐसे मान लीजिए कि ये त्रिज्या है एक वृत्त का, त्रिज्या है इस वृत्त का। अब यहाँ पर गोला खींचेंगे तो गोला ऐसे हमारा जाएगा, गोला ऐसे जाएगा, गोला ऐसे हमेशा आके गिरेगा बच्चे। ठीक है, तो गोला जहाँ पे आके काटेगा वही मान लो डी पे ABC हो गया, इसको डी पे मान लो काट रहा है, डी पे आके काट दिया और बिंदु डी ही हमारा हो जाएगा √5। क्लियर बच्चे, जहाँ पे ये रेखा पे काट रहा है ना, इस रेखा पे ये वृत्त जहाँ पे आके काट रहा है, ये चिन्ह जहाँ पे आके काट रहा है, वही बिंदु हमारा कर्णी में 5 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे। क्लियर है ना। तो अब बच्चे अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने बच्चे जो आपके ग्रुप है ना, जो आपका ग्रुप है बच्चों का, उस ग्रुप में शेयर भी कर दो। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं या जिनको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं, उनको हेल्प मिल जाए आपकी सहायता से। क्लियर बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद।